Welcome to the face-to-face classes. Now in this video, we are going to talk about the democracy and equality. Democracy का मतलब होता है लोकतंत्र and equality और equality का मतलब होता है समानता। यानी इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र किसे कहते हैं एंड इक्वलिटी और समानता क्या होती है। और जिन टॉपिक्स को हम मुख्यतः इस लेसन के अंदर कवर करेंगे वह है डेमोक्रेसी। सबसे पहली टॉपिक क्या होगी हमारी डेमोक्रेसी, ठीक। और दूसरी टॉपिक जो होगी रोल ऑफ इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी समानता का जो है क्या रोल है भारत की लोकतंत्र के अंदर या भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। एफर्ट टू इंश्योर इक्वेलिटी, समानता को स्थापित करने के लिए की जाने वाली कोशिश है जो गवर्नमेंट्स के जरिए से, जो एजुकेटेड पर्सन के जरिए से की जाने वाले एफर्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिविल राइट मूवमेंट क्या है उसको हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, क्या इसकी जरूरत थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी जिसे हम हिंदी के अंदर लोकतंत्र कहते हैं, द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, किससे आया, ये ग्रीक शब्द से आया है। डेमोक्रेसी एक ग्रीक शब्द से आया है और वह ग्रीक शब्द क्या है, डेमोक्रेटियन। यानी कह सकते हो डेमोक्रेसी जो टर्म दिया गया है वह एक ग्रीक शब्द डेमोक्रेटियन से लिया गया है, विच मीन्स ए गवर्नमेंट, जिसका मतलब है एक सरकार, वेयर पीपल हैव द पावर, एक ऐसी सरकार जहां लोगों के पास में ताकत हो। जो यूएसए के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, जो यूएसए के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक, 6th प्राइम मिनिस्टर थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को डिफाइन किया है। उनके डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। कह रहे हैं यह एक सरकार का रूप है जहां पे लोगों के जरिए, जहां पे लोगों की, क्या कहोगे, ऑफ द पीपल, लोगों की, बाय द पीपल, लोगों के जरिए, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए, यानी लोगों के ऊपर, लोगों के लिए, लोगों के जरिए की जाने वाली हुकूमत को इन्होंने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहा है। टुडे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर रन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब सिद्धांत, किसका सिद्धांत, लोकतंत्र का सिद्धांत। आज ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, जो ज्यादातर देश हैं, वह जो है लोकतंत्र के सिद्धांत पर चल रहे हैं, जैसे आपका यूएसए ही हुआ। और इंडिया को अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, क्योंकि हम इंडिया के अंदर रहते हैं, तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। और अभी भी जो बड़े बड़े देश हैं, जो ज्यादा विकसित देश हैं या डेवलप्ड देश हैं, वहां पे जो है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के ही सिद्धांत को लागू किया गया है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ इक्वेलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता का क्या रोल है, ठीक। तो देखो, इंडियन डेमोक्रेसी की जो सक्सेस है, जो भारतीय लोकतंत्र की सफलता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा इंफ्लुएंशियल फैक्टर है वह क्या है, ठीक, राइट टू द वोट, यानी वोट देने का जो अधिकार है, ठीक, वह सबसे बड़ा फैक्टर है। यानी यहाँ पे समान रूप से वह किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसका सेक्स क्या हो या किस जगह पे वह पैदा हुआ है, इस बात से पृथक करके यह देखा जाता है कि वह इंडियन है। और अगर इंडियन है तो एक रूल बनाया गया कि वन पर्सन, क्या कहोगे, वन पर्सन वन वोट, क्या होगा, वन वोट, और उसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, वह सेम होगी बिल्कुल। यानी वह किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वह सेम होगी। और इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं। इस टर्म को जो है हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं। इतना सब होने के बाद संविधान ने जो है, हमारे देश का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने ये हमें अधिकार दिया है। उसके बाद भी हमारे समाज के अंदर मल्टीपल्स यानी कई सारी जो है इनइक्वालिटीज, असमानताएं अभी भी हमारे देश के अंदर बाकी है। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं उन असमानताओं के बारे में। तो सबसे पहले देखो इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि ऐसा टर्म जहां पे आपके साथ जो है एक बराबर का बर्ताव ना किया जाए, उसे हम असमानता या इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। इनइक्वालिटी जो भारत के अंदर है वह किस बेस पे है, तो देखो इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया आर बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी भारतीय समाज के अंदर या भारत के अंदर जो असमानता भी मौजूद है वह किस आधार पर है, रिलीजन यानी धर्म के आधार पर है, रेस यानी कि नस्ल के आधार पर है, कास्ट यानी कि जाति के आधार पर है, सेक्स यानी कि लिंग के आधार पर है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ या वह किस जगह पे पैदा हुआ है इस आधार पे। और जब हम सब इन असमानताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जो है सामाजिक आर्थिक असमानता है उसकी बात करते हैं, जिसको इन्फ्लुएंस करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं। एक है कास्ट सिस्टम,
जिसको हम जो है कास्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव। तो सबसे पहले देखो कास्ट सिस्टम्स क्या होता है। देखो यहाँ पे अपर कास्ट के जरिए से जो है, या अपर कास्ट के जरिए से ना कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो है ग्रुप ऑफ पीपल जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि उन्हें सोसाइटी के अंदर जो है इंफीरियर ट्रीट किया जाता है। क्या किया जाता है? इंफीरियर ट्रीट किया जाता है, उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से पहचाना है। यानी भारतीय, सीधे तौर पे आप कह सकते हो भारतीय संविधान ने भारतीय समाज के अंदर रहने वाले उन ग्रुप्स ऑफ पीपल जिन्हें इंफीरियर कंसीडर किया जाता है, उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से पहचाना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखो, द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट हैव लॉन्ग बीन द विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वह क्या है? वह विक्टिम्स है। किस बात के विक्टिम्स है? डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के। यानी वही वो लोग हैं जिनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। और जो सबसे ज्यादा निंदनीय भेदभाव है हमारे समाज के अंदर होने वाला, जो सबसे ज्यादा निंदनीय भेदभाव है, उसको हम अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम इसके आगे देखेंगे कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, यानी लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव क्या है। तो हम देखते हैं देयर आर आल्सो एग्जिस्ट जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज या डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी। हमारे समाज के अंदर आज भी लिंग के आधार पर जो है वो असमानता है। आज भी औरतों को या फीमेल्स को जो है ट्रीट किया जाता है ऐसे कि वह कमजोर है। किसके मुकाबले? मेल्स, यानी आदमी या पुरुषों के मुकाबले में वह कमजोर है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री आर सब्जेक्टेड टू हाई रिस्क ऑफ मॉल न्यूट्रिशन। यानी हमारी समाज की जो औरतें हैं उनमें अभी भी एक बड़ा रिस्क देखा गया है। किस चीज के परिप्रेक्ष्य में? मॉल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। ठीक है, कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि वो कुपोषित ना हो जाए या किसी डिजीज के अंदर ना हो जाए, क्योंकि उनको वो समानताएं नहीं दी जा रही है समाज के जरिए से। ठीक, इन सम ऑफिसेस अभी भी, किसी इंस्टीट्यूशंस की अगर किसी ऑफिस की बात करोगे तो वहां पे औरतों को लेस रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। क्या समझा जाता है? लेस रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है कि वह कम जिम्मेदार है, और उनको उनके मेल कलीग्स यानी उनके जो सहकर्मी है, उनके साथ में काम करने वाले जो पुरुष वर्ग है, उनके मुकाबले में उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं। उनको ना केवल जो है कम रिस्पॉन्सिबल, बल्कि पैसे भी उसी काम के बदले में उन्हें कम दिए जाते हैं। इस तरह की असमानता अभी भी हमारे समाज के अंदर है। अब देखो इक्वेलिटी, समानता एंड कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान, इन दोनों का आपस में पारस्परिक संबंध क्या है। तो देखो आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 अगर हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 ने जो है भारत के तमाम इंडिविजुअल्स को या व्यक्तिगत रूप पे भारत के तमाम नागरिकों को उसने क्या किया है? कंसीडर किया है एज इक्वल। क्या किया है? एज इक्वल कंसीडर किया है, बिना पृथक किए उनके धर्म के आधार पर, उनकी नस्ल के आधार पर, या उनकी जाति इत्यादि के आधार पर। यानी सीधे शब्दों में कहोगे कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 14 to 18 है वह भारत के तमाम लोगों को एक समान जो है रिकॉग्नाइज करता है या पहचानता है, बिना उनके धर्म के, बिना उनकी रिलीजन के, बिना उनके लिंग के आधार पर। यानी पृथक नहीं करता बल्कि सबको समान अधिकार देता है। ठीक, अब देखो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, उसके बारे में समझोगे। तो सबसे पहली टॉपिक हम देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ। इट मींस दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज टू ओबे द सेम लॉ। यानी इसका मतलब सीधा है कि भारतीय संविधान के अंदर या भारतीय इंडियन रिपब्लिक्स के अंदर रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके लिए सेम लॉ है, उनको एक समान कानून जो है वह फॉलो करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल इट्स फॉर्म्स। यानी जो है भारतीय संविधान ने प्रोहिबिट किया है, खत्म किया है डिस्क्रिमिनेशन के सभी भी फॉर्म्स को, चाहे वह जो है कास्ट के आधार पर हो रहा हो या जेंडर लिंग के आधार पर हो रहा हो, उन सारे के सारे भेदभाव को जो है वो खत्म किया है। ठीक, अब देखो इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज, तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं और पब्लिक फैसिलिटीज यानी सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक सेवाएं जो है वह भारत के रहने वाले तमाम लोगों को जो है बराबर एक्सेस दिया गया है, यानी बराबर का उन्हें उस पर हक दिया गया है। ठीक, और इसी परिप्रेक्ष्य में जो अनटचेबिलिटी थी उसको क्या किया गया है? एबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस, भारतीय संविधान ने खत्म कर दिया गया है अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म,
छुआछूत को उसके सभी फॉर्म्स के साथ, यानी जिन फॉर्म्स में छुआछूत हो रहा था उन सभी फॉर्म्स में जो है कानून बना के उस चीज को खत्म कर दिया गया। अब देखो, एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वालिटी, सरकार के जरिए से की जाने वाली कोशिशें टू इंश्योर इक्वालिटी, समानता को स्थापित करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान का जो उद्देश्य था उसको पूर्ण रूप से लागू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे कानून बनाए। जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, तमाम लोगों को जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए। क्या दिए गए? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जिसका मतलब था कि तमाम भारत के अंदर रहने वाले तमाम नागरिकों को जो है समान अधिकार देना, ठीक। और जो है कुछ गवर्नमेंट के स्पेशल स्कीम्स थी, जैसे रिजर्वेशन, जो पिछड़ा वर्ग था, ठीक, उनको साथ लाने के लिए रिजर्वेशन की स्कीम चलाई गई। इस तरह की स्कीम जो है गवर्नमेंट के लिए चलाई गई ताकि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसको पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले जो काम हुआ था वह मिड डे मील का हुआ था, ठीक है। मिड डे मील की शुरुआत इसलिए की गई थी कि भारत के अंदर कुपोषण देखा जा रहा था। तो भारत के वह लोग जो शिक्षा की प्राप्ति नहीं कर सकते थे, यानी स्कूल नहीं जा सकते थे, ठीक है, उस आधार पर, या उन्हें न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी हो रही थी, ठीक, और वह सोशली जो है डिसएडवांटेज थे, यानी समाज के अंदर वह पिछड़े वर्ग में आते थे। तो ऐसे लोगों के लिए इस एलिमेंट्री स्कीम को जो है लागू किया गया था, जिसका मकसद था कि उन्हें शिक्षा और उन्हें कुपोषण से बचाया जाए, यानी शिक्षा को दिया जाए और कुपोषण से बचाया जाए। और इस स्कीम को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो जो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के जरिए से किया गया था। किसके जरिए से किया गया था? तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो थी, जो राज्य सरकार थी, उसके जरिए से किया गया था। और यह स्कीम, इस स्कीम को जब सफल होते हुए देखा तो फाइनली 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यानी भारत के अंदर जो 28 स्टेट्स हैं, उन गवर्नमेंट्स को जो है एक इंस्ट्रक्शंस दिया, एक निर्देश दिया कि इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से अडॉप्ट कर दिया जाए और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह इससे स्कूल जाने लगेंगे। और इस मिड डे मील के जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था, लोग गर्ल्स को यानी फीमेल्स को जो है स्कूल भेजने लगे थे, और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें शिक्षा भी मिल रही थी और वह कुपोषण से बच भी जा रहे थे, ठीक, इतनी बात क्लियर है। और दूसरा जो काम हुआ था वह रिजर्वेशन हुआ था। जो भारत का पिछड़ा समाज था उसको रिजर्वेशन दिया गया था, उन्हें नौकरीज के या उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रूप में कुछ परसेंट की छूट दी जा रही थी, जिसकी वजह से जो है वह समाज के अंदर एक रिस्पेक्ट की प्राप्ति कर सके, उन्हें रिस्पेक्ट मिल सके, ठीक, इतनी बात है। अब देखो इक्वेलिटी इन अदर सोसाइटीज, बाहर के समाज के अंदर समानता क्या है, हम इसको जो है बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, यानी आउट ऑफ इंडिया, यानी इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे। बात है 1955 से पहले की, किसकी? बिफोर 1995, ठीक, जब अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों को जो है लाया गया एज ए चीप लेबर, ठीक, उनको चीप लेबर्स के तौर पर अमेरिका लाया गया वर्क कराने के लिए, ठीक, इतनी बात क्लियर है। 1955 के पहले की, कब की? बिफोर 1955, ठीक है, ठीक। और उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाने लगा, वह लोग वहीं रह गए और उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा था, जो बर्ताव हो रहा था, वह अच्छा नहीं था, ठीक, यानी उनका रूल था कि अगर बस के अंदर लोग सफर कर रहे हैं और सारी सीट पे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो ऐसे में अगर कोई व्हाइट मैन या अमेरिका का रहने वाला आदमी आता था, तो ये अफ्रीकन ओरिजिन के जो लोग थे, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से जाना जाता था, उन्हें अपनी सीट देनी पड़ती थी। 1 दिसंबर की वह तारीख थी, 1955 था, सन कौन सा था? 1955 था, ठीक है। 1 दिसंबर की डेट थी जब रोजा पार्क्स नाम की एक अमेरिकन वुमेन, जो एक अफ्रीका मूल की थी, जो अमेरिका में रहने लगी थी, उसने जो है इसके खिलाफ जो है आवाज उठाई थी, या इस जो भेदभाव करने की नीति थी उसके खिलाफ आवाज उठाया था। ये अपने फैक्ट्री से जो है लौट रही थी और इनकी तबीयत खराब थी। इन्होंने अपनी सीट किसी गोरे को देने से इनकार कर दिया था और कहा था हमारा बराबर का हक है। बाद में इनका जो एगिएशन है, जो इनका ये विरोध करने का जो तरीका था, वो लोगों को पसंद आता है और यह धीरे धीरे जो है सिविल राइट मूवमेंट के नाम से पहचाना जाने लगता है। यानी पूरे अमेरिका के अंदर जो है सिविल राइट मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसका सीधा अर्थ था कि तमाम लोगों को समान अधिकार दिया जाए। और उसके बाद जो है सिविल राइट एक्ट बना के फाइनली 1964 में 1964 के अंदर सिविल राइट एक्ट को बना के जो है इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था उसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।